हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। ये जो आपका कंप्लीट चैप्टर है, ये आपका कंप्लीट जो है वो किसके बारे में है, संविधान के बारे में है। जैसे कि आप पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, बेसिक नॉलेज आपको इसके बारे में होगी। आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि संविधान क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, क्यों ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों भारत देश का जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है और सबसे बड़ा संविधान जो भारत का संविधान है उसको माना जाता है। तो चलिए आज इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। संविधान को कब बनाया गया, कितने सदस्य इसमें शामिल थे, कब इसको लागू किया गया और कौन कौन से नेताओं ने इस पर विचार करके बैठक की। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले अगर आपको इससे रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या संविधान क्या है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं संविधान क्या है, बट अगर हम बुक की लैंग्वेज में देख लें, देखिए कोई कहेगा कि संविधान क्या होता है, एक नियमों की दस्तावेज, एक बुक है। कोई कहता है कि संविधान क्या है, जैसे हमारे पूरे के पूरे देश पर, पूरे के पूरे जो देश है इस पे शासन किया जाता है। कोई बोलेगा कि संविधान को, जो सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, बट अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नियम और कानून की वह पुस्तक है जिसकी सहायता से किसी देश में शासन चलाया जाता है, संविधान कहलाता है। यानी एक ऐसी पुस्तक, एक ऐसी बुक जिसके द्वारा नियम और कानून उसमें बनाए जाते हैं और उन्हीं नियम और कानूनों का फॉलो करके हम क्या चलते हैं, एक शासन व्यवस्था चलाते हैं, जिससे हमारा जो देश है वो सुरक्षित रह सके, सभी लोगों के सभी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तो अगर आपसे 1 मार्क में भी पूछा जाता है कि संविधान क्या है, तो आप बता सकते हैं कि नियम और कानून की वह पुस्तक जिसकी सहायता से देश पर शासन चलाया जाता है उसी को संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। यानी अगर हम इसको दूसरी परिभाषा में देखें तो संविधान क्या है, एक राजनीतिक प्रक्रिया है का वह ढांचा, मूलभूत ढांचा होता है, यानी वह पिलर होता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित की जाती है, जिन नियमों और कानूनों के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। अब देखिए हमारे जो भारत है, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे सरकार के 3 अंग होते हैं। यहाँ पे सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है हमारी विधायिका, फिर हमारी कार्यपालिका और फिर हमारी न्यायपालिका। एक का कार्य होता है बिल बनाना, दूसरे का बिल को पारित करना और न्यायपालिका का काम होता है अगर कोई भी अनुचित व्यवहार हो रहा है या कोई भी ऐसा मुद्दा है जिस पर न्याय नहीं मिल पा रहा तो उन लोगों को न्याय व्यवस्था का पूरा जो है वो भरपूर उनका इस्तेमाल कराना और न्याय को दिलाना, लोगों को न्याय दिलाना। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सरकार के 3 अंगों की शक्तियों का व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। अब देखिए संविधान क्या है, इसके जो 3 अंग हैं, ये पहला विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों अंगों की जो शक्ति है उसकी व्याख्या करता है कि किसके पास कितनी शक्ति रहेंगी। मान लो अगर वो एक को ही शक्ति दे देते हैं तो एक क्या हो जाता है, ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और जो दूसरा जो होता है वो कम पावरफुल हो जाता है। तो इसी हिसाब से क्या है, संविधान ने सबको क्या किया है, अलग अलग शक्तियों का जो है व्याख्या किया है, सबको अलग अलग शक्तियाँ जो है वो प्रोवाइड की गई है ताकि कोई एक ग्रुप जो है पूरे देश पर शासन ना कर सके, कोई भी अपनी मनमानी ना कर सके। तो संविधान इसीलिए भी ज़रूरी होता है कि वह तीनों अंगों की व्याख्या, जो शक्तियाँ उनकी व्याख्या करता है और उनके क्या कर्तव्य हैं, क्या काम उनको करने चाहिए और क्या उनकी लिमिट है, किस लिमिट में रहकर वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संविधान जो है वो सरकार के 3 अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनकी जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। यानी कि एक तालमेल बैठा के रखता है संविधान जो है कि सरकार के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके बीच संबंध बनाए रखता है और उनके तथा जनता के बीच भी एक कड़ी का कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा,
संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता को रोकता है। यानी संविधान ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी नियमों और कानूनों को क्या करा गया है, लिखा गया है, जिसके फॉलो करके ही क्या करती है सरकार जो है वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करती है, उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करती है और उनके अराजकता को रोकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर संविधान की आवश्यकता ही क्यों होती है, संविधान बनाया जाता है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, क्या पॉइंट है इसमें। हम आपके सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, जनता के बीच में तालमेल बैठाने की आवश्यकता जो है वो संविधान के लिए होती है। यानी संविधान में क्या है, तो इसकी आवश्यकता इसलिए होती है ताकि जनता में तालमेल बैठाया जा सके। तो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्रणाली है, प्राणी है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि मनुष्य जो है किसी न किसी समाज में रहता है और समाज केवल एक ही वर्ग से, एक ही जैसे इंसानों से तो नहीं बनता है। समाज में अलग अलग प्रकार के जो समुदाय रहते हैं और इन समुदाय में तालमेल बैठाने के लिए क्या होता है, संविधान की आवश्यकता पड़ती है ताकि इनों के बीच कोई युद्ध या फिर कोई संघर्ष ना हो। नेक्स्ट है हमारा नियमों को बनाने के लिए। अब संविधान की नेक्स्ट आवश्यकता क्या होती है कि वो क्या करते हैं, संविधान में नियम और कानून बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग पूरे देश को जो है उसमें शासन किया जाता है। तो संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। यानी कुछ ऐसे नियम बनाता है जिनको फॉलो सभी नागरिकों को करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा शक्ति के बंटवारे के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, संविधान की आवश्यकता होती है। ये हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला है। अब अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है किसके पास होगी, ये संविधान ही तय करता है। यानी कि अंतिम निर्णय क्या लेगा, किसके पास कितनी शक्तियाँ होंगी, ये भी इसके भी ज़्यादातर अधिकार किसके पास होता है, संविधान के पास होता है कि वे इस शक्तियों को क्या करें, निर्धारित करें। नेक्स्ट है हमारा कि सरकार के निर्माण के लिए भी हमारे संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान सरकार निर्माण के नियमों और उपनियमों तथा उनकी शक्तियों और सेवाओं को तय करता है। यानी सरकार ही किस तरीके से जो है वो जो संविधान है उसी में ये उल्लिखित है, ये ऐसा लिखा गया है कि किस तरीके से सरकार का निर्माण किया जाएगा, कौन कौन से जो नियम और उपनियम हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे, सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं वो होंगी और कौन कौन सी लिमिट है जिनको उनको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा कि न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, हमें संविधान की आवश्यकता होती है न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। अब संविधान में ही बताया गया है कि किस जुर्म के लिए क्या सज़ा दी जाती है, तो इसीलिए एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान की ज़रूरत होती है। तो ये आपके सभी पॉइंट हैं जो अगर आपको लॉन्ग में भी आ जाता है तो आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे इनको डिफाइन करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है संविधान के कार्य क्या है, यानी संविधान के काम क्या है, किस तरीके से जो संविधान है वो कार्य करता है। तो मेन रूप से इसके जो हैं वो 4 कार्य होते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे कार्य होते हैं जो संविधान में लिखे गए हैं, लेकिन अभी हम जो है आपके बुक में 4 कार्य दिए गए हैं तो इनको ही डिस्कस कर लेते हैं। तो संविधान का सबसे पहला कार्य क्या है कि यह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। यानी सबसे पहला काम है कि ऐसे नियमों को बनाना है जिससे जो समाज के लोग हैं वो आपस में लड़े ना और मिलजुल कर रहें, उनके बीच तालमेल जो है वो बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट कार्य क्या है, नेक्स्ट कार्य आपका स्पष्ट यानी क्लियर करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। यानी जो पहले है वही उसकी आवश्यकता है, वही उसके कार्य हैं। आपको सिर्फ समझने की बात है कि कार्य भी सेम ही है, कार्य इसीलिए इसको आवश्यकता भी इसीलिए पड़ती है और इसके काम भी यही है। तो सभी चीज़ें जो हैं इसमें सिमिलर ही है, बस आपको समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्या है इसका, जो दूसरा काम क्या है संविधान का, कि समाज में क्या करना है, सरकार बनाना और सरकार किस तरीके से बनेगी, क्या उसके कार्य रहेंगे, इसको निर्धारित करना। नेक्स्ट है आपका तीसरा संविधान का कार्य क्या है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर
कुछ सीमाएं लगाए। यानी कि संविधान का तीसरा कार्य ही यही होता है कि नागरिकों पर क्या लगाए, कुछ कानून। एक तो नागरिकों के लिए कुछ कानून बनाए जिसको सभी नागरिकों को फॉलो करना चाहिए और सभी को समान रूप से अधिकार दिए जाए, और कुछ सीमाएं बनाई जाएं ताकि वो किसी भी कानून का उल्लंघन ना कर सके। इसके लिए संविधान में मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा संविधान का जो चौथा कार्य है वह क्या है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। यानी कि सरकार के पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी क्षमता प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो लोगों की आकांक्षा, उनकी क्या इच्छा है, क्या उनकी डिमांड है, उनको पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। और इतनी पावर भी उनके पास होनी चाहिए कि न्याय व्यवस्था को वो अच्छे से बना सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि संविधान के प्रभावी होने के क्या कारण हैं। यानी संविधान जो है वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली है तो इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको सभी को पता है कि संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या था। देखिए सबसे पहले क्या है कि इसका मतलब यह है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया, उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्तियाँ थी। और अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं। निष्प्रभावी का मतलब होता है यानी सफल नहीं हो पाते, वे टूट जाते हैं, क्योंकि या तो वहाँ पे सैनिकों का शासन होता है या फिर वहाँ पे अलोकप्रिय नेता होते हैं, यानी जिनको जनता पसंद नहीं करते। तो इसलिए वहाँ का जो संविधान है वो टूट जाता है, जिनसे क्या होता है, लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। यानी ये जो नेता होते हैं जिनको जनता पसंद नहीं करती, वो लोगों को अपने साथ लेकर नहीं चल पाते। और विश्व में सर्वाधिक अगर हम सफल संविधानों की बात करें कि कौन से संविधान विश्व में सबसे ज़्यादा सफल हैं, तो उसमें है सबसे पहले भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा सफल माना जाता है। चलिए आपका नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि संविधान का मौलिक प्रावधान क्या है। तो देखिए एक सफल संविधान की यह विशेषता होती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य दे। अब इसमें चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे, क्योंकि या तो आपको इससे समझ आ रहा होगा या फिर आपको इससे इम्पोर्टेंट या यूज़फुल क्या नोट्स मिल रहे होंगे, तो आप इस वजह से हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे। तो इसीलिए इसको हम इससे कनेक्ट करके देख सकते हैं कि संविधान का हम आदर क्यों करें। कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से हमें संविधान का आदर करना चाहिए। तो ये वही बात इसमें आ जाती है कि इसकी विशेषता यही है कि हर व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने के लिए कोई कारण प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे सभी लोग जो हैं वो संविधान का आदर करें। कोई भी समाज संविधान का आदर तब तक नहीं करेगा जब तक उसको संविधान से सुरक्षा प्रदान ना की गई हो। यानी नागरिकों को, जो देश के नागरिक हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तभी वहाँ के जो नागरिक हैं वो संविधान का आदर करेंगे। अथवा वह समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय और आदर्श के रूप में स्थापना नहीं करता हो। यानी कि उनको सभी नागरिकों के लिए, सभी को लिए न्याय व्यवस्था बनाई जानी चाहिए और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संस्थाओं का संतुलित रूपरेखा। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है। अगर हम बात करें संविधान के बारे में तो क्या है, अगर हम एक बुक है, इसको तो एक छोटा सा समूह होगा, अगर मान लो कोई 4-5 लोगों का समूह है वो भी इसको नष्ट कर सकता है, क्योंकि वो अपनी मनमानी कर सकता है अगर उसके पास ज़्यादा पावर होगी। तो इसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि लोग इसको आराम से नष्ट ना कर सकें। ठीक है, तो इसको किस तरीके से बनाया गया है कि इसमें शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया है, क्योंकि वह अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं। हम जो छोटे समूह होते हैं अब वो ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। यानी संविधान जो निर्माता थे उनको ये पता था कि अगर वो शक्ति किसी छोटे समूह के हाथ में चली गई तो वो क्या कर देंगे, इस संविधान को तोड़ देंगे और फिर से वही हाल हो जाएगा जैसा पहले हुआ था, हमारा देश गुलाम बन गया था। तो इसीलिए उन्होंने संविधान को इस तरीके से इसका निर्माण किया कि शक्तियों को क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण कर दिया, यानी शक्तियों को क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, ताकि कोई एक समूह जो है
उसको तोड़ ना सके। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था या सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो, यानी किसी एक ग्रुप का सभी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया गया है। यानी अब इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, ताकि अगर हम शक्तियों को कई ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो इसे टूटने से बचाया जा सकता है। इसी वजह से जो भारत का संविधान है वो सबसे ज़्यादा सफल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान की वैधता, यानी कितना ये लीगल है, कितना इसको कानूनी माना जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान को भारी वैधता मिली है, यानी वो बहुत ज़्यादा लीगल माना जाता है, क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया है जिनमें समाज का अटूट विश्वास था। यानी उस दौरान जिनने भारत को आज़ादी दिलाई, बहुत से ऐसे नेता थे जो लोगों के फेवरेट थे, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बहुत सारे नेता, वल्लभ भाई पटेल थे, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे नेताओं ने मिलकर क्या किया था, संविधान सभा के निर्माण किया था, और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। यानी वो डायरेक्टली क्या कर सकते थे, समाज के अलग अलग वर्गों से क्या कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे और सम्मान प्राप्त करते थे। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है, यानी कि वो उनके डेली लाइफ से रिलेटेड नहीं है। संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय के व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है, यानी उस टाइम पर सभी सहमत थे कि संविधान का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, एक सफल संविधान की पहचान है कि यह वैध लोगों द्वारा बनाया गया हो। नेक्स्ट है इसमें समाज के सभी वर्गों को संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, यानी संविधान जो है वो समाज के केवल किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा शक्तियों का बंटवारा उचित और संतुलित तरीके से किया जाना चाहिए, यानी कि इसमें जो शक्तियाँ होंगी वो अच्छी तरीके से बंटवारा उसका किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा अधिकार दे दिए और दूसरा व्यक्ति है उसको कुछ भी अधिकार नहीं दिए गए। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि एक वोट का अधिकार जो सभी के लिए इक्वल है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर कोई ऑटो रिक्शा चलाने वाला। तो नेक्स्ट है आपका संविधान सभी वर्गों के आदर्श रूप स्थापित होने के लिए न्याय का वो है, यानी संविधान जो है सभी वर्गों के लिए एक न्याय व्यवस्था जो है उसके लिए न्याय व्यवस्था स्थापित करता है। नेक्स्ट हमारा संविधान के सभी प्रावधानों पर आम सहमति हो, यानी कि संविधान के जितने भी प्रावधान आए, जितने भी जो रूल्स बने उन पर आम सहमति होना आवश्यक है। नेक्स्ट है उसके बाद जिनके प्रावधानों में समय के अनुसार परिवर्तन की संभावना हो, यानी कि क्या होता है, कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिनको समय समय पर हमें आवश्यकता के अनुसार चेंज करना पड़ता है। तो हमारे संविधान में ये प्रावधान भी किया गया है कि हम इसको आवश्यकता के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सफल संविधान जो है वो रक्षा करने वाला हो, जनता के प्रमुख मूल्यों को पूरा करने वाला और संतुलित हो, यानी कि जो सफल संविधान क्या होगा, जो जनता की रक्षा करे और उनके मूल्यों को संतुलित करके रखे, यानी कि उनके बीच जो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद है उनको क्या करे, संतुलित करके रखें। तो देखिए इसको कब बनाया गया, तो संविधान को 1950 में लागू किया गया। इसे बनाने में टाइम लगा 2 साल 18 महीने 11 दिन में जो संविधान था वो बनाया गया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाऊंगी, जिसमें आपको सभी शॉर्ट प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए आप कमेंट में बताइए कि हमारा जो संविधान है वो आज भी अपने उद्देश्यों को पूरा करने में एक प्रभावी संविधान है या नहीं। कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या हमारा जो संविधान है वो आज भी उतना प्रभावशाली है जितना पहले था या नहीं।